हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 से सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर नंबर 2 जो कि है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इसको हम लोग वन शॉट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे इस चैप्टर को, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो इसमें पहले लीडर आते हैं जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला कौन थे? साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। ही ट्राइड टू ट्रेजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट थी जो कि वाइट थी, उन्होंने नेल्सन मंडेला को जेल में रखा था। ही एंड 7 अदर लीडर वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964 फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रेजिम इन द कंट्री। नेल्सन मंडेला और 7 और लीडर को सेंटेंस दिया गया था कि उनको जीवन भर के लिए जेल में रखा जाएगा। 1964 में दिया गया था। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि इन्होंने अपार्थाइड के अगेंस्ट अपोज किया है कंट्री में। इस कारण अपार्थाइड का मतलब आगे बताएंगे। तो चलिए थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं। ही स्पेंट द नेक्स्ट 28 ईयर इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट डिरीडेड प्रिजन रॉबिन आइलैंड है। ये जो नेल्सन मंडेला थे तो 28 साल से साउथ अफ्रीका के उस प्रिजन में रह रहे थे जो कि रॉबिन आइलैंड पे लोकेटेड है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का जो कि है स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, यानी कि अपार्थाइड के अगेंस्ट स्ट्रगल है। तो अपार्थाइड का मतलब पहले समझ लेते हैं कि अपार्थाइड का मतलब होता है। तो अपार्थाइड का मतलब होता है नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। यानी साउथ अफ्रीका में एक ऐसा सिस्टम था जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था। यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है क्या? स्किन कलर के बेस पे अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करेगा समाज में तो उसको हम बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और साउथ अफ्रीका में यही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और इसी सिस्टम को हम बोलते हैं क्या? अपार्थाइड। डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। जैसा कि मैंने बताया कि ये लोगों को स्किन कलर के बेस पे डिवाइड कर देते थे। द नेटिव पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर, मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन कॉल्ड ब्लैक्स। जो नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के वो कलर में कैसे थे? ब्लैक थे, जो कि 3/4 पॉपुलेशन पूरे साउथ अफ्रीका के थे। इसीलिए उनको बोला जाता था क्या? ब्लैक्स के नाम से बुलाया जाता था। They were people of a mixed races called colored and people who migrated from India। जो लोग इंडिया से माइग्रेट किए हैं या फिर जो लोग मिक्स रेसेस के हैं यानी कि वाइट और ब्लैक को मिला के जो लोग रेसेस के हैं उनको बोलते थे कलर्ड पीपल। और वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइटर्स एज इन्फीरियर्स। नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट। जो वाइट रूलर थे यानी कि जो लोग रूल कर रहे थे साउथ अफ्रीका के वाइट्स, उन्होंने नॉन वाइट पे बहुत ही अत्याचार किया और नॉन वाइट को वोटिंग राइट नहीं था। सिंस 1950 ब्लैक्स कलर्ड एंड इंडियंस फाउट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। 1950 के दौरान ब्लैक्स जो लोग थे, कलर्ड जो लोग थे और इंडियंस जो लोग थे, उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट फाइट किया। The African National Congress (ANC) was the umbrella organization that led the struggle against policies of segregation। जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी जिसको हम बोलते हैं ANC, जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने इस स्ट्रगल को लीड किया था पॉलिसीज़ के द्वारा, सेग्रेगेशन के पॉलिसीज़ के द्वारा। बस आपको याद रखना है क्या कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने लीड किया था वहाँ पे। In 1964, Nelson Mandela and 7 other leaders sentenced to life imprisonment for during the oppose of apartheid regime in the country। जो इस पॉइंट में आपने देखा कि नेल्सन मंडेला 1964 में और 7 और लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सेंटेंस दिया गया था। टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो साउथ अफ्रीका के लोग थे, कौन लोग? ब्लैक्स और कलर्ड और जो इंडियंस थे, ब्लैक्स कलर्ड और इंडियंस, ये तीनों लोग क्या किए? एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का निर्माण किए। तो एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड हैज इंक्रीज द वाइट रेजिम चेंजेस इट्स पॉलिसी। जैसे ही प्रोटेस्ट और स्ट्रगल अपार्थाइड के अगेंस्ट बढ़ा तो जो वाइट लोग थे उन्होंने अपने पॉलिसीज़ को चेंज किया। आफ्टर 28 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट नेल्सन मंडेला रिलीज फ्रॉम जेल। 28 साल के जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला को जेल से रिलीज कर दिया गया।
At the midnight of 26 April 1994, democracy was adopted as a form of government in South Africa. तो 26 अप्रैल 1994 को एक डेमोक्रेसी साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया था. आफ्टर 2 years, a constitution came out which gave its citizens the most extensive right available in any country. उसी के 2 साल बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका में आया जो कि लोगों को राइट दिया पूरे कंट्री में, जो कि लोगों के पास राइट नहीं था तो राइट लोगों को मिल गया. वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों लोग कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे? पहला रीज़न है कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बिकॉज इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिव टुगेदर. क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन के कंडीशन को क्या करता है, जनरेट करता है और अलग अलग काइंड के पीपल को एक साथ रहने में मदद करता है. It specifies how the government will continue, how will have power to take which decisions. ये स्पेसिफाई करता है कि कैसे गवर्नमेंट को रूल करना चाहिए और पावर को कैसे डिसीजन लेना चाहिए. It lays down limits on the power of government and tell us what the right of the citizens are. इसने गवर्नमेंट के पावर को लिमिट कर दिया था और सिटीजन्स को राइट प्रोवाइड कर रहा था. इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. ये लोगों को एस्पिरेशन प्रोवाइड कर रहा था कि एक गुड सोसाइटी को क्रिएट कर ले. यहाँ पे 4 रीज़न है कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी था, तो इन चारों रीज़न को आपको लर्न कर लेना है. नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि इससे पहले तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, इससे पहले हमने यहाँ पर बात कर रहे थे साउथ अफ्रीका की. तो अब आते हैं भारत में. ऐसे ही जब बात आई तो भारत में भी क्या बना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखना है कि कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना. लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस. साउथ अफ्रीका के जैसे ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत ही अलग अलग सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा था. The country was born through a partition on the basis of a religious difference. This was a traumatic experience for the people of the India and Pakistan. ये कंट्री डिवीज़न के बाद बनी, यानी कि पार्टीशन के बाद बनी, जो कि पार्टीशन रिलीजन के बेसिस पे हुआ और पाकिस्तान और इंडिया में बट गया. द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का पाथ लिया गया, तो 1928 में मोतीलाल नेहरू थे और उनके और 8 कांग्रेस लीडर थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए इंडिया में. और 1931 में द रिजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्वेल्ट एट हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक. 1931 में कांग्रेस के कराची सेशन में लोगों ने ये देखा कि कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दिखेगा. तो अब आते हैं फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में हेल्प किए हैं. तो पहला क्या, आइडियाज़ ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो आइडिया है वो, यानी कि हमने फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री के पढ़ा था वही फ्रेंच रिवॉल्यूशन. द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, यानी जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चल रहा था उसके कारण. नेक्स्ट आता है आपका द बिल ऑफ राइट इन यूएस में जो बिल ऑफ राइट चल रहा था उसके कारण. और लास्ट आ जाता है रसिया में जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन चल रहा था, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करते हैं. किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अभी तक मैंने देखा कि क्या कौन सी फैक्टर थे जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हेल्प किए थे. और यहाँ पे देखिए हम यहाँ से इंडिया के बारे में बात करना स्टार्ट करती हैं. इसके पीछे जो था वो साउथ अफ्रीका का था, वो जो कि आपके एनसीईआरटी में छोटा सा पार्ट दिया हुआ है. इसके बाद हमारे इस चैप्टर का मेन एजेंडा है इंडिया के बारे में. नेक्स्ट आते हैं, आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है. तो जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक इलेक्शन को रखी थी, जो कि दिसंबर 1946 में उसका फर्स्ट मीटिंग को रखा गया था. और इसमें टोटल 299 मेंबर थे. 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट कर दिया था, यानी कि जनवरी 26 को हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया था. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के,
और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सिस्टमैटिक ओपन एंड कॉन्जिवल मैनर में चल रहा था। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वाज डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन, पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल को डिसाइड किया गया और उसके ऊपर एग्री हो गया। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन थे कौन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और इन्होंने प्रिपेयर किया यानी कि ड्राफ्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कशन के माध्यम से। 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट हुए हैं, कंसीडर किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2000 से ज़्यादा बार चेंजेस कर दिए गए हैं। कैसे हुआ चेंजेस, मेजॉरिटी से, यानी कि ज़्यादा लोग बोल रहे थे, मेजॉरिटी बोल रही थी चेंजेस करने के लिए, तभी चेंजेस हुए हैं, माइनॉरिटी से नहीं हुआ है। तो इसको माइंड में याद रखिएगा कि अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस। गाइडिंग वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडिंग वैल्यू। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द शॉर्ट स्टेटमेंट ऑन इट्स बेसिक वैल्यू कॉल्ड द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हम देख रहे हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक बेसिक पेज से स्टार्ट होता है या फिर बेसिक वैल्यू से स्टार्ट होता है, जिसका नाम है प्रीएम्बल। क्या नाम है, प्रीएम्बल। तो आइए देखते हैं कि प्रीएम्बल होता क्या है। तो द प्रीएम्बल की बात करते हैं। इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, यानी कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के मॉडल के हिसाब से इसको इंस्पिरेशन में लिया गया था। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड लाइक अ पोएम ऑन डेमोक्रेसी। जो प्रीएम्बल था वो एक पोएम के जैसे था, जैसे कि आप देखते हैं कि समरी पहले दे देता। क्या देता है आपको, उस कॉन्स्टिट्यूशन के ना पहले एक बार समरी दे दिया गया है कि उसमें क्या क्या है। इट कंटेन द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ड। इसके अंदर वो फिलोसफी थी कि कैसे हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इट इज़ अ सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा माना जाता है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या हमारे इस प्रीएम्बल में दिया गया है। तो इस प्रीएम्बल की फ़िलॉसफी देखते हैं या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी देखते हैं। उसमें आता है पहला क्या, की टर्म्स। क्या क्या की टर्म्स दिए गए हैं। तो टोटल की टर्म दिए, पहला क्या, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के नागरिक हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन ड्रॉन अप, ये सारा जो टेबल है ना, ये सब आपके नोट्स में होना चाहिए। इसको टेबल के फॉर्म में नहीं, पहला हेडिंग ये डालिएगा, फिर इसको लिखिएगा, फिर दूसरा हेडिंग, फिर इसको लिखिएगा, ठीक है ना। तो आइए पहला पॉइंट देखते हैं, क्या है, वी आर द पीपल्स ऑफ इंडिया। पहला प्रीएम्बल जो है ना, उसका पहला टॉपिक है कि हम भारत के लोग हैं, यानी नागरिक हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन ड्रॉन अप and enacted by the people through their representative and not handed down to them by a king or any outside power। यानी कि हम भारत के नागरिक है, इसमें सिंपल सा बताया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जारी किया गया है कैसे, रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, किसी अन्य राजा या फिर किसी अन्य पर्सन के हिसाब से नहीं। पहला पॉइंट क्या है कि हम भारत के नागरिक हैं। दूसरा है सोवरिंग। सोवरिंग का मतलब क्या होता है, पीपल हैव अ सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। इस सोवरिंग का मतलब है कि जो भारत के नागरिक हैं उनके पास अपने आप डिसीजन निर्णय करने का राइट है, पूरे इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन के, एक्सटर्नल मैटर के मामले में। नो एक्सटर्नल पावर, इसमें कोई भी बाहरी पावर इंटरफेयर नहीं कर सकती है। नेक्स्ट आता है आपका सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली ऑन द सोसाइटी, यानी जो वेल्थ है उसको हम सोशली जनरेट करेंगे और इक्वली सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वेल्थ मतलब क्या होता है, पैसा, यानी कि धन। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकता है ओनरशिप को लैंड और इंडस्ट्री के। क्यों रेगुलेट कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि वो सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ना करे, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने के लिए। नेक्स्ट आता है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। सेक्युलर का मतलब होता है कि भारत के नागरिक के पास उसका एक रिलीजन हो या फिर उसको प्रेशर नहीं किया जा रहा है कि वो एक ही रिलीजन को फॉलो करे। वो अपना रिलीजन बना सकता है, वो रिलीजन छोड़ सकता है, यानी कि वो यहाँ पर फ्री है। यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगी। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक, यानी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक है, यानी कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, यानी कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे लोगों के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट हो और अकाउंटेबल भी हो।
यहाँ पे जो कंट्री है वो गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं रन करेगा, ये लोगों के हिसाब से रन करेगा। जिस कैसा लोग यानी कि जो रूल्स लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसके हिसाब से रन करेगा। नेक्स्ट आता है रिपब्लिक, यानी कि जो स्टेट का हेड होगा वो इलेक्टेड पर्सन होगा, वो कोई भी दूसरा अन्य पर्सन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्टिस का मतलब होता है सिटीजन्स कांट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट एंड रिलीजन एंड जेंडर। जो लोग हैं उनको हम उनके जेंडर, कास्ट और रिलीजन के मामले में हम उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। यानी कि सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को यानी सोशल इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया गया है और गवर्नमेंट इस पे वर्क कर रही है इसमें सुधार लाने के लिए। जो कि डिसएडवांटेज ग्रुप है उस पर स्पेशली ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट आता है लिबर्टी। There is no unreasonable restriction on the citizen in what they think, how they wish to express their thoughts, and the way they wish to follow up their thought and action. लिबर्टी का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लोग अपने आप थिंक कर सकते हैं कुछ भी, यानी कि वो लिबर्टी से संपूर्ण है। नेक्स्ट आता है इक्वालिटी, यानी कि लोगों में समानता बनी रहेगी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करेगी। नेक्स्ट आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा और इसमें मतलब कि इंडिया के लोग होंगे एक फैमिली के रूप में रहेंगे, इसमें कोई भी अदर बाधा नहीं आएगी। समझ में आया? फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। आइए यहाँ पे समझते हैं सारे का इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के फीचर्स या फिर मतलब बोल सकते हैं आप। A constitution is not merely a statement of value and philosophy। एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट या फिर किसी फिलॉसफी का वैल्यू नहीं होता है, किसी भी वैल्यू का स्टेटमेंट नहीं होता है या फिर कोई फिलॉसफी नहीं होता। क्या एक जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कोई भी वैल्यू स्टेटमेंट का नहीं होता है और कोई भी फिलॉसफी नहीं होता है। यानी कि सिंपल से बताया जा रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट नहीं होता है और एक फिलॉसफी नहीं होता है। A constitution is mainly about embodying these value into institutional arrangement। एक कॉन्स्टिट्यूशन मेनली फोकस करता है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के ऊपर, उसको वैल्यू देता है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, सो इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड। इसको हम रेगुलरली अमेंड करते हैं क्योंकि अपडेटेड रहे, लोगों के हिसाब से चले। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करता है बहुत ही लीगल लैंग्वेज में। लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन एंड प्रोसीड्यूर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री, डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक डिसीजन। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लोगों को पावर दिया गया है कि कैसे हम कंट्री को गवर्न करें और पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि कैसे हम डिसीजन लें। डिसीजन मेकिंग में भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। इट पुट लिमिट टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट टू द सिटीजन एंड कांट बी वायलेटेड। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिटीजन्स को भी कुछ राइट दिया गया है क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स को वायलेट ना कर पाए, इसलिए सिटीजन्स के पास भी कुछ राइट है। जो आप देख रहे हैं ना इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, यही इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का फीचर है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का तो आपको यही लिखना है। तो यही था आपका चैप्टर। अब आते थोड़ा होमवर्क की बात करते हैं। क्या होमवर्क की बात करते हैं। आप कहेंगे कि क्यों आप लाइन बाय लाइन रीड करके पढ़ाते हैं? क्योंकि मैंने देखा है बच्चों शिकायत करते हैं कि लोग एक्स्ट्रा पढ़ाने लगते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाता हूँ क्योंकि आपको लगे ना कि एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं और ये सारा आपके एनसीईआरटी के लाइन से आप एनसीईआरटी से मैच कर सकते हैं। तो पहला होमवर्क है कि आपको नोट्स कंप्लीट करना है और इसको 2 टाइम्स क्या करना है, रीड करना है, 2 टाइम्स रीड करना है। और नेक्स्ट आपका होमवर्क है कि वीडियो को 2 टाइम वॉच करना है। स्पीड स्लो करके वॉच कीजिए या फिर स्पीड फास्ट करके वॉच कीजिए, बस आपको समझ आना चाहिए। 2 आपका होमवर्क रहा। अब इसी के साथ आपका चैप्टर भी हो गया है। एंड तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, इसमें सिंपल से आपको इंपॉर्टेंट क्या रखना है, इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पहले तो आप यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पर थोड़ा साउथ अफ्रीका की कहानी, इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। नेल्सन मंडेला के बारे में सब कहानी देख लीजिए साउथ अफ्रीका पे। इसमें से क्वेश्चन रेयर रहते हैं, रेयर किसके क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन भाई साहब यहाँ के क्वेश्चन तो भाई मैंडेटरी है।
यहाँ पे जो अब आपका इंडिया की बात आ गई, तो इंडिया से आपको क्या करना है, सब यहाँ पर लर्न करना पड़ेगा, सारा प्रीएम्बल के बारे में भी आपको लर्न करना पड़ेगा। तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।